हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने अपने चित्त परिचित अंदाज के अंदर मैं आपके साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं इस शेयर्स को ना तो बाय या सेल की रिकमेंडेशन कर रहा हूं। हालांकि मेरे बात करते समय, एनालिसिस करते वक्त समय ऐसा कोई आभास आपको हो सकता है कि मैं इसकी वैल्यूएशन से संबंधित जो है इसको ठीक बता रहा हूं, फेयरली बता रहा हूं या अंडर वैल्यूड बता रहा हूँ या ओवर वैल्यूड, लेकिन उसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं है कि जो है मैं उसको सेल या परचेज करने की या उसको होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है फाइनेंस की दिग्गज कंपनी, इंडेक्स की कंपनी, आज जो है इसके रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद जो इसके शेयर प्राइस के अंदर एक काफ़ी अच्छी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। तो हालांकि देखिएगा, जो गिरावट है वो मैं इतनी वैलिड नहीं मानता हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। गिरावट में इसलिए वैलिड नहीं मानता हूँ क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा पहले ही चल चुका था। तो आप ये कहेंगे कि केवल रिजल्ट की वजह से गिरा है, तो ये बेमानी होगा। तो ये जो शेयर्स है, ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये ट्रेडर्स की गिरफ्त के अंदर है ये शेयर्स। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर्स की गिरफ्त में ये शेयर्स है, तो ट्रेडिंग मूव्स जो है वो इस तरीके से आते हैं और रिजल्ट जो है एक ऐसा समय होता है जहां पर कि ट्रेडर्स जो है वोलेटिलिटी को प्ले करते हैं। तो आज देखिएगा, इस शेयर्स के अंदर जो ओपन था वो 3498 का था, हाई था वो 3517 का था, लो था 3220 का यानी कि 3220 रुपए का, और पिछला जो क्लोज था वो 3441 का था, और आज जो क्लोज हुआ है वो 3292 पे क्लोज हुआ है। तो अल्टीमेटली जो है अपने लोअर लेवल से थोड़ा सा करीबन 2-3% जो है रिकवरी की है इसने, 2 से 3% की, फिर भी 4% की जो है गिरावट थी। तो इंडेक्स के गिरने वाले शेयर्स के अंदर ये आज जो है बेशुमार था। लेकिन आइएगा, अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो अगर रिजल्ट का अगर हम एनालिसिस करने लगे तो आपके सामने ये जो रिजल्ट है ये पेश है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो बिजनेस है फाइनेंस का, उसके अंदर जो लोन आप पहले दे चुके हैं, अगर वो लोन मैच्योर नहीं होते हैं तो उनका पैसा आपको रेगुलरली आता रहता है। तो फाइनेंस के बिजनेस में या बैंकिंग बिजनेस में एक बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज रहता है कि जो ग्राहक आपके पुराने हैं, जिनको आपने एक बार लोन दे दिया और वो लोन 2 4 5 साल के अगर हैं, तो आपको उनसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अल्टीमेटली जो है कोई नया बिजनेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधी सी बात है, लॉकडाउन में भी जो उन्होंने काम पुराने लोन दिए हुए थे तो अल्टीमेटली वो, लेकिन ये कंपनी जो है छोटे लोन देती है, शॉर्ट पीरियड्स के लोन्स भी हैं, तो अल्टीमेटली इनके लोन्स जो है मैच्योर हो जाते हैं। तो जो बैंक्स के अंदर, जो हाउसिंग कंपनीज के अंदर या हाउसिंग लोन कंपनी के अंदर जो होता है, वो जनरली इनके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड्स के लोन होते हैं। तो दैट्स वाई इनके ऊपर जो है इंटरेस्ट का जो है बर्डन आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट इनको रिकवर नहीं होता है। क्योंकि एक तो बड़ा सिंपल सा रीज़न आपको मैं बताऊं कि इनके लोन छोटे हैं तो मैच्योरिटी आ जाती है। और देखिएगा, मैं इस रिजल्ट एनालिसिस को करने से पहले आपको एक और बात बताता हूँ। इस कंपनी ने एक चीज़ बहुत बढ़िया की है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ फिलहाल, कि जो आप इसकी इंटरेस्ट की इनकम देख रहे हैं ना, 5793.20 पे, इसके अंदर से इन्होंने करीबन करीबन जो है 200 करोड़ रुपए के आसपास का जो इंटरेस्ट है वो शो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मोरेटोरियम से रिलेटेड लोन थे और जहां पर इनको डाउट थे। तो अल्टीमेटली जहां पर इनको डाउट थे कि भाई ये पैसा नहीं आएगा, तो उनका इन्होंने इंटरेस्ट भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन ऐसा देखिएगा, एचडीएफसी बैंक ने नहीं किया, एचडीएफसी बैंक ने सब रिकॉग्नाइज किया था। अगर मैं क्वालिटी वाइज करूं, अगर अकाउंटिंग की क्वालिटी को देखूं, तो बजाज वालों ने ज़्यादा जो है चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ट्रांसपेरेंट देने की कोशिश की। इनकी जो एनालिसिस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने जो कस्टमर्स को, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को या मैनेजमेंट को या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको समझाने की कोशिश की है। तो देखिएगा, यहाँ पर 5793 जो है इसकी जो है इंटरेस्ट इनकम है। तो अल्टीमेटली पिछले क्वार्टर्स, क्योंकि मैं फाइनेंस कंपनी के बिजनेस या बैंक के बिजनेस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ही एनालिसिस करता हूँ जनरली, तो देखिएगा यहाँ पर जो अमाउंट है वो किस तरीके से आपके रिड्यूस होते हुए नजर आए हैं। तो अल्टीमेटली इसमें से 200 करोड़ तो वैसे ही कम हो गया क्योंकि कंपनी ने पहले ही उसको डिडक्ट करके डाला हुआ है, वो बताएंगे अभी हम आपको। फीस बेस इनकम जो है कम आनी थी। रीज़न क्यों है कि लोन अगर आपने कम बांटे हैं तो आपको फीस भी कम मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, तो ये जो इनकम्स थी ये कम होनी थी, वो कम भी हुई है। गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, तो जो फेयर वैल्यू चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर आई है, उसके गेन इन्होंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिए। सर्विसेज कम सेल की हैं तो सेल ऑफ सर्विसेज देखिएगा 1/3 होती हुई नजर आई है। और अदर ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो भी देखिए, जहाँ 35 करोड़ के आसपास की होती थी वो अब केवल 13 करोड़ की है। लेकिन आपका जो टोटल रेवेन्यूज़ है उसके अंदर अदर इनकम का पोर्शन भी जो है 1/3 से
ही भी ज़्यादा जो है, सॉरी 1/3 रह गया और 2/3 से भी ज़्यादा जो है डिक्रीज हुआ। तो अल्टीमेटली 6649 जो है ये जो इनके पास टोटल रेवेन्यूज है। फाइनेंस कॉस्ट देखिएगा, क्योंकि हालांकि लोन का अमाउंट तो इंटरेस्ट कम मिला है, लेकिन प्रोपेशनेटली अगर देखें तो इंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा किया है, फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। और सीधी सी बात ये, फीस एंड अदर एक्सपेंसेस जो कमीशन है वो भी कम दिए, क्योंकि काम ऊपर भी कम हुआ है तो नीचे भी खर्चे भी कम हुए। इम्पेयरमेंट देखिएगा, जहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थी, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो लोन आपने बांटे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी जो इम्पेयरमेंट है उसके प्रोविजंस को आप ये यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो वहाँ पर इनके 1685 करोड़ के 1685 करोड़ के प्रोविजन बनाए, जो पिछली बार 1953 करोड़ के थे। तो ये प्रोविजंस जो है बनाए हैं 1658 करोड़ के। उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 537 के, डेप्रिसिएशन 84 है, तो मोर और लेस एक जैसा ही है। एम्प्लॉय की कॉस्ट थोड़ी कम होती हुई नजर आई है, तो जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं उनको थोड़े पैसे कम दिए होंगे, और वास्तव में जो इंसेंटिव्स होता है बिजनेस से रिलेटेड, कि जब आप कस्टमर को लेके आते हो तो जो इंसेंटिव्स होते हैं तो वो इंसेंटिव्स की मात्रा भी कम रही होगी। अल्टीमेटली जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो खर्चे भी आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो टोटल एक्सपेंसिव 5340 है। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो जैसा पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था वैसे ही प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ से करीबन करीबन जो है 31 करोड़ के जो है ज़्यादा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स अगर आप बात करेंगे तो केवल 17 करोड़ रुपए के ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली जो जैसा रिजल्ट पिछले क्वार्टर में था वैसा ही है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये शेयर्स 2000 से नीचे चल रहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसिमिज्म था, और अब शेयर जो है वहाँ से डबल रेट के आसपास चल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स हैं ये मोर और लेस जैसे पिछले क्वार्टर में थे उसी तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की भी बात करें तो जहाँ पे 15 रुपीज़ 80 पैसे की पीस थी वो 16 रुपीज़ और 04 पैसे की है। तो ये जो क्वार्टर है जैसा मार्च क्वार्टर था उसी तरीके से जो है इन्होंने लगभग रिजल्ट पेश कर दिए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पीरियड ऑफ लॉकडाउन वाला पीरियड भी इसमें कवर्ड था। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो रिजल्ट आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप जो है करीबन 16 रुपीज़ के आसपास की ईपीएस तब भी थी और ये लॉकडाउन पीरियड में भी। लेकिन मैंने आपको फिर बोला कि पिछले पीरियड के अंदर प्रोविजंस का मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, 1953 करोड़ से, जो इस बार 1685 करोड़ से है। तो अल्टीमेटली जो प्रोविजंस की फिगर है उसने भी जो है इम्पैक्ट किया है। तो ये बात तो मैंने आपके साथ की रिजल्ट से रिलेटेड। अब देखिएगा अगर हम अगली बात आपके साथ करें तो ये जो है रिजल्ट के से जो एनालिसिस हैं वो आपके साथ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस की बात करते हैं। तो प्रोविजंस में क्या कह रहा है, द ग्रुप हैज रिकॉग्नाइज्ड एडिशनल प्रोविजन, ग्रुप हैज रिकॉग्नाइज्ड एडिशनल प्रोविजन, और वो एडिशनल प्रोविजन कितना कर रहे हैं वो देखिएगा। ग्रुप हैज रिकॉग्नाइज एडिशनल कंटीजेंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ 1450 ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो 1450 का इन्होंने बनाया, टेकिंग द ओवरऑल कंटीजेंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ 2350 एज ऑन 30 जून, यानी कि पुराना और ये मिलाकर ये इनके पास 2350 का। उसके बाद एक जो सबसे कच्ची बात मैंने आपको बताई जो पहले ही बात की थी, फर्दर द ग्रुप बेस्ड ऑन द एस्टीमेट एंड जजमेंट हैज रिवर्स्ड एक्सपेक्टेड अनकलेक्टेबल कंपोनेंट ऑफ कैपिटलाइज इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया था, यानी कि जो लोन है कि भाई ये ब्याज हमें इनसे मिलना है अल्टीमेटली, क्योंकि अगर आपने ब्याज दिया है, ब्याज ले रहे हो आप, तो अल्टीमेटली अगर वो ब्याज नहीं मिला तो आपने लोन के अमाउंट में जोड़ दिया। तो अल्टीमेटली इस क्वार्टर में इन्होंने वो जो लोन थे 219 के वो भी रिवर्स कर दिए जो अंडर मोरेटोरियम है। तो करीबन 219 करोड़ के जो है ये जो 219 क्या 220 ही करोड़ हो गए। तो ये इंटरेस्ट जो इन्होंने कैपिटलाइज कर रखा था यानी कि लोन के अमाउंट में जोड़ रखा था उसको भी इन्होंने रिवर्स बैक कर दिया इस बार। तो अल्टीमेटली ये इन्होंने मान लिया कि वो जो है हमें इनकम नहीं है मेरे, क्योंकि मिली तो है नहीं और आप अपनी एसेट्स बढ़ाते रहो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे डाली गई है। अब देखिएगा इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें अब कुछ ऐसे फिगर्स जहाँ पर कि हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करें, तो देखिएगा एक चीज़ होती है असेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना बड़ा लोन साइज है आपका आपकी बैलेंस शीट में, तो वो लोन साइज अभी कितना है। तो अभी देखिएगा लोन साइज जो है आपके अगर असेट्स जो ये मैनेज करते हैं ये पिछले साल जो थी इसी समय पर वो थी 128,898 करोड़, जो अब है 138,055 करोड़, दैट इज इंक्रीज बाय 7%। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसके लिए सबसे खराब वाली ग्रोथ है,
ये हमेशा करीबन 10% से ऊपर हमेशा लंबे समय से जो है AUM को जो है बढ़ाता हो रहा हो, लेकिन इस बार नहीं बढ़ा पाया। आप रीजन समझते हैं किस वजह से। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है घटते हुए नजर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये प्रॉफिट भी जो है बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इनके 19% प्रॉफिट, ये हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ होती थी इनके बिजनेस के अंदर। तो देखिएगा वो रीजंस आपके सामने हैं जो जिनकी वजह से ये प्रॉफिट्स घटे हैं। और ये जो चीज़ें इन्होंने लिखी है ना, ये आपको समझनी चाहिए। जो मैनेजमेंट ने लिखी है, मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पे था, क्या उसके इम्पैक्ट पड़ा है, ये मैं उनकी बात करता हूँ। ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी फोकस ऑन द एम्प्लॉय सेफ्टी, हमने सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया एम्प्लॉय की पे। कैपिटल को बचाने की कोशिश की बजाय कि उसको बांटने के, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की। लिक्विडिटी को मैनेज किया, यानी कि हमने लिक्विडिटी अपने पास रखी बजाय कि उसको बांटने के। बिजनेस सिनेरियो प्लानिंग, बिजनेस को दोबारा से हमने प्लान किया कि यार कहाँ रिस्क है, किस तरीके के रिस्क है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। कलेक्शंस कैपेसिटी को आपने दोबारा से एसेस किया कि कैसे आप कलेक्ट करेंगे। कस्टमर का प्रोपोजिशंस है कि रिटेल में कौन सा कस्टमर को आपने लोन देना है, नहीं देना है। बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, बिजनेस को किस तरीके से दोबारा से पटरी पे लेके आएंगे। लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैलिब्रेटेड रीस्टार्ट ऑफ बिजनेस एज अ कंट्री स्टार्टेड टू रीओपन। और जब बिजनेस दोबारा से रीओपन हुआ, अनलॉक हुआ, तो हमने किस तरीके से काम किया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिएगा जो Q1 है फाइनेंशियल ईयर 21, वो कंसिडरेबली इंपैक्टेड ड्यू टू द कोविड-19। तो आप इस रिजल्ट को एक्सेप्शनली मान सकते हैं कि ये हमारे लिए एक्सेप्शनली बैड है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है लॉकडाउन के फेस करने के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। It has resulted in significant lower business acquisition and constraints of recovery of overdues from the customer। और ये कहते हैं कि इसीलिए हम जो है बहुत बिजनेस को एक्वायर नहीं कर पाए, जो हमारी एक्विजिशंस की जो स्ट्रेटेजीज थी उसके अंदर। और दूसरा जो है हमारे को बाधाएं भी रही कस्टमर से पैसा वसूल करने के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी कंपनी है, आपको अच्छे से समझा रही है। जो प्रॉब्लम इसको हुई है, इस NBFC को हुई है, वो बाकी NBFC को भी हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो अपने रिजल्ट में लिखती हैं या नहीं लिखती हैं, ये मान के चलना ये है। उसके बाद देखिएगा मोरेटोरियम की बुक की बात करते हैं और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूंगा उस पर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बिजनेस के अंदर अपने पैर जो है पीछे खींच लिए थे जून के अंदर, और उसको जुलाई तक डेफर कर दिया था, जिसमें लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन है, अर्बन B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर जो लोन थे, रूरल B2C जो रूरल में B2C बिजनेस था उसको, और कमर्शियल बिजनेस जो है जुलाई तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। ये एक्सटेंड लिखा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी ये इसको स्लोली स्टार्ट करेंगे, बहुत एग्रेसिवली इस सेक्टर में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि ये इनके लिए भी प्रेफर्ड सेक्टर नहीं है। प्रेफर्ड सेक्टर जो है इन्होंने ऊपर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस इनके प्रेफर्ड है, जहाँ पर कि भी सिक्योरिटी के साथ, यानी कि लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी पे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे इनको सिक्योरिटी में सेफ्टी मिलेगी वहाँ पर। और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी शायद अब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम के अंदर रिकवरी से संबंधित जो एनालिसिस है वो करने में जो है थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है चीज़ें कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो करेगी, वो आपको नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर आपको नजर आएगा। कंसोलिडेटेड मोरेटोरियम की बुक की बात करें, अगर कंसोलिडेटेड मोरेटोरियम की बुक है जो 21,705 करोड़ है, लेकिन आपको खुशी की बात होगी कि पिछले क्वार्टर के अंदर 38,599 थी, तो करीबन ये 27% ऑफ AUM था, जो घटकर अब 15.7% हो गया। तो आप देखिएगा तो आपने काफ़ी जो है यहाँ पे कम कर दिया। लेकिन अब ध्यान से एक और भी बात है कि जो 15% रह गया है, वास्तव में इसके अंदर एक चीज़ बढ़ी है कि जो अब जिन्होंने देना शुरू कर दिया वो तो कम हो गए, और जो अभी दे नहीं रहे हैं, तो इस 15% में से कितना बैड होगा, ये देखने वाली बात है। तो अल्टीमेटली क्योंकि अब वो है जो दे नहीं सकता, मोस्टली ऐसा है, तो आप ये मान के चलेंगे अगर इसमें 50% भी अगर नहीं देगा आपको, तो काफ़ी बड़ा जो है वो चैलेंज कंपनी को रहेगा। हालांकि कंपनी ने जो है प्रोविजंस भी काफ़ी बड़े अमाउंट में बना रखे हैं, लेकिन अगर आप इसको 50% मानेंगे तो दैट इज़ 10,000 करोड़, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा वहाँ पे, क्योंकि इनके प्रोविजंस जो है अभी करीबन 2350 करोड़ के हैं। तो अल्टीमेटली ये कम अमाउंट है उसके मुकाबले में। अगर हम इसमें 21,705 का अगर 50% भी ले लें तो करीबन जो है 10,800 के आसपास जो है बनता है, तो वो अमाउंट बहुत बड़ा है, जबकि प्रोविजन 2350 के हैं। तो अल्टीमेटली फिर भी हम ये बात मानते हैं कि ऐसा जो है ये अनसर्टेनिटी है, ये आने वाला समय बताएगा कि कितना होगा। बट मैं आपको ये रिस्क आपको बता रहा हूँ कि अगर इस रिस्क को अगर हम देखें तो
ये किस तरीके से है। दूसरा रिस्क जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि अगर जिस तरीके के लोन देते हैं वहाँ पर अगर कोविड की वजह से नेचर ऑफ कंज्यूमर जो है चेंज होता हुआ नजर आएगा, कंज्यूमर अगर थोड़ा सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, लिक्विडिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, तो वो लोन लेते वक्त थोड़ा घबराएगा, तो वो एक जो है चैलेंज यहाँ पे हो सकता है। हालांकि जो कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी अच्छी है, तो कैपिटल इनके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में है, 26% यानी कि प्रॉपरली कैपिटलाइज है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है। उसका देखिएगा कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर सबसे जो है बता रही हैं कि किस तरीके से बिजनेस इंपैक्ट हुआ। 76% जो लोन इनके जो एक साल में बांटते थे उसमें 76% की गिरावट आई है, यानी कि इस 3 महीने की पीरियड में जो लोन पिछले साल बांटा था उसके मुकाबले में 76% की गिरावट आई है। हालांकि कंज्यूमर के फ्रेंचाइजी वो 16% बढ़े हैं। AUM जो है 7% बढ़ा है। अगर आप 19 से 20 की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताई ये काफ़ी कम है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 12% जो है बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में सेम क्वार्टर के अंदर, तो कोई Q-on-Q नहीं दे रखा है, ये जो है आपको ईयर ऑन ईयर है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट जो है वो 27.9% अगेंस्ट 35%। और लोन्स एंड लॉसेस प्रोविजंस, तो अब कहता है लोन्स और लॉसेस के प्रोविजंस में आपके साथ बात कर चुका हूँ पहले भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है डिक्लाइन किया है 19%, जो मैंने भी एनालिसिस में भी आपके साथ बात की थी। और ग्रोस एनपीए जो है वो 1.4 से है और नेट एनपीए 0.5 है। लेकिन इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, एनपीए तो होंगी नहीं ना, क्योंकि जो लोन मोरेटोरियम है उन पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अपन वो डिक्लेयर ही नहीं करोगे। तो शियो मोटो आपने करनी थी कंपनी ने, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ये एनपीए जो है सभी की आपको घटती हुई नजर आएंगी। अगर कंपनी की मैनेजमेंट चाहेगी तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगी। उसके बाद देखिएगा किस तरीके का इनका जो बिजनेस है इनकी सब्सिडरी के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बता ही चुके हैं 26.4%। और ये पूरा एनालिसिस है कि किस तरीके से जो लोन बुक है वो 76% जो है रिड्यूस हुई है, जो हमारा ध्यान जो है खींच रही है। AUM जो है पूरा 7% बढ़ा है। रिसीवेबल अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो 6% है। और इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़ी है। लेकिन जो परेशान कर रही है वो वास्तव में प्रोविजंस कर रहे हैं, जो बैड डेट्स हैं। तो बाकी दो चीज़ें हैं इसके पूरे रिजल्ट्स के अंदर, एक तो ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर वो नज़र नहीं आ रही है, और दूसरी बात है प्रोविजंस जो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। और यही डर जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को डरा रहा था जब ये शेयर्स नीचे गया था। लेकिन मार्केट में अब शेयर्स काफ़ी ऊपर आ चुका है, हालांकि अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। अब अगर इसकी वैल्यूएशंस की बात अभी भी करें तो ये जो शेयर्स है करीबन 40 की पी रेशो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पी रेशो के फ्रंट पे ये शेयर अभी सस्ता नहीं लगेगा आपको। तो पी रेशो 40 अगर एक फाइनेंस कंपनी के लिए केवल और केवल इसलिए मिल रही है कि जो है ग्रोथ रहेगी, लेकिन ग्रोथ कितनी रहेगी आने वाला समय बताएगा। तो जैसे मैंने आपको बात की कि जो है नेचर अगर कंज्यूमर का बदलता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात जो बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी 9.65 है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ये चीप वैल्यूशंस पर मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर जब जब करेक्शन होगी तो इस शेयर्स के अंदर भी करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है। और रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक हाई बीटा सेगमेंट है और यहाँ पर अभी ये जो सेगमेंट है ये वैसे भी फैंसी नहीं है। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि रिकवरी में प्रॉब्लम है। तो रिकवरी के ऊपर जो है अगले 6 महीने नज़र रहेंगी कि जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो रही हैं उनकी रिकवरी कैसे होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आती हैं, क्या अगला कोई मोरेटोरियम आता है या नहीं आता है। तो इन सभी पहलुओं के बाद ही जो है पता चलेगा कि जो है इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही थोड़ी पिक्चर क्लियर नज़र होती हुई आएगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तब तक जो है इसमें अनिश्चितता जो है बनी रहेगी, इस कंपनी के अंदर ही नहीं बल्कि सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनी है इंक्लूडिंग बैंक। तो जो भी आपकी राय हो आप रख सकते हैं मेरे साथ जो है कमेंट्स बॉक्स में। और मैं अपनी ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।